हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी एग्जाम्स के लिए हमारे द्वारा हिंदी की स्पेशल सीरीज चलाई गई है, जिसका पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 4 बजे, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अग्नि शब्द का तद्भव होगा आग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द, जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई, पर वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अग्नि, यहाँ पे अग्नि को ले लेते हैं। अग्नि जो है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण इसका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, यानी कि ये बदल गया है। तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। और तत्सम की बात करें, तत्सम संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि का यूज ऐसे भी किया जाता है, अग्नि। लेकिन अगर इसका तद्भव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? आग लिखेंगे। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा तत्सम शब्द के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, सूर्य हो गया, इसके अलावा क्षेत्र हो गया। और सूर्य का अगर हम तद्भव शब्द बनाएंगे तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सूरज। इसको सूरज भी तो कहा जाता है ना। और ग्रह हो गया, ग्रह जो है ये एक तत्सम शब्द है। अगर हम इसका तद्भव रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रह को क्या कहा जाता है? घर भी कहा जाता है। इसी तरह आंसू ले लीजिए। आंसू जो है ये एक तत्सम, आंसू जो है ये एक तद्भव शब्द है। अगर हम इसको तत्सम रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अश्रु इसका हो जाएगा। राइट हो जाएगा अश्रु। ये ध्यान रखेंगे, इसका तत्सम हो जाएगा अश्रु। ऐसे ही आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मीनाक्षी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए कैसे होगा, ये भी आपको पता रहना चाहिए। मीनाक्षी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मीनाक्षी का संधि विच्छेद क्या होता है? मीन धन अक्षी। मीन धन अक्षी मीनाक्षी का संधि विच्छेद होता है। देखिए, मीन का मतलब क्या होता है? मीन मतलब मछली, मीन का अर्थ है मछली। और अक्षी का अर्थ क्या होता है? नेत्र होता है। ये ध्यान रखेंगे, नेत्र यानी आंख होता है। अक्षी का अर्थ, नेत्र के पर्यायवाची की बात करें, कौन कौन से होते हैं नेत्र के पर्यायवाची? नोट कर लीजिए। देखिए, चक्षु, लोचन, नयन, अक्षी, चख और आंख, ये सब नेत्र के पर्यायवाची होते हैं। तो अक्षी किसको कहा जाता है? नेत्र को कहा जाता है। तो मीन मतलब हो गया मछली और अक्षी मतलब हो गया नेत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? मछली के समान आंखों वाली क्या हो जाएगा? मीनाक्षी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, मीन के पर्यायवाची देखें तो मीन के पर्यायवाची क्या होते हैं? मत्स्य होते हैं, मछली होता है, और होता है झक होता है, सफरी होता है, आसव होता है, वारुणी होता है और सुरा होता है। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके? मछली के। ये ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी का अर्थ क्या हो जाएगा? मछली के समान आंखों वाली, यानी मीन का मतलब मछली और अक्षी का मतलब होता है आंख। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। अगला देखिए, अनुप्रास है। अनुप्रास क्या है?
अनुप्रास है शब्दा अलंकार। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए अलंकार क्या होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अलंकार की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आभूषण। शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। यानी देखिए शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार क्या होते हैं, शब्द पर आश्रित अलंकार, यानी कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा अलंकारों में रमणीयता उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थ पर आश्रित अलंकार, यानी कि अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है, जहाँ पर वहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थालंकार हो जाता है। और उभयालंकार की बात करें तो इनमें शब्द एवं अर्थ दोनों से चमत्कार होता है, और इसे आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं आप गलत करके ना आइएगा। मुख्य पूछा जाए तो मुख्य 2 होते हैं और वैसे 3 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए शब्दालंकार जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार जो है ये शब्दालंकार का एक भेद है। शब्दालंकार का भेद है कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास शब्द जो होता है ये अनु, धन, प्र, धन, आस, इसका संधि विच्छेद कर दें हम अनुप्रास का, तो ये अनु, धन, प्र, धन, आस के योग से बना है अनुप्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, प्र का अर्थ होता है क्या, अधिकता, और आस का अर्थ होता है पाना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर क्या होता है, वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, विरति, विवेक, विनय, विज्ञान। इसमें देखिए, इसमें व की, इसमें सब में देखिए वो की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार वो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये ध्यान के किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, किसी भी वर्ण की, कह सकते हैं वर्ण की जो आवृत्ति है ये बार बार जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। हमने एक सेंटेंस ले लिया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौ और लौ, चौ और यहाँ पर लौ की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द है। देखिए वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या हो जाएगा, ऊसर। जहाँ पर कुछ नहीं होता है इसको क्या कहते हैं, हम ऊसर कहते हैं। और जहाँ पर कुछ पैदा होता है वहाँ उसको क्या कहते हैं हम, और जो उपजाऊ हो जहाँ पर कुछ पैदा किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं,
उर्वरा कहते हैं। तो ऊसर और उर्वरा, जहाँ जिस जमीन में कुछ भी पैदा ना हो वो ऊसर कहलाएगा, और जहाँ जो उपजाऊ जमीन है वो उर्वरा कहलाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। अगला देखिए, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा इनमें से? तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा लग रहा है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। ये देखिए, ये हिंदी की जो सीरीज़ होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए। जो भी अपर पीसीएस वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो लोग भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अपर पीसीएस के सीसेट एग्ज़ाम में भी हिंदी पूछी जाती है, 20 से 25 नंबर की उसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी आप फॉलो कर सकते हैं अपर पीसीएस वाले। साथ ही साथ उत्तराखंड एग्ज़ाम वाले तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही ये सीरीज़। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, डेली आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हिंदी तो डेली नहीं आ पा रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। अल्टरनेट डेज पे कोशिश की जा रही है कि आपको हिंदी की सीरीज़ प्रोवाइड करा दी जाए। तो आप 4 बजे विजिट करके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है आप कमेंट करके बताएं। तो देखिए, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन 1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय में संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में होती है कौन सी संधि? गुण संधि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सूर्योदय में है गुण संधि। अब देखिए, गुण संधि क्या होती है? यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अतः अ, ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। यदि अ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, ई या ई का मतलब छोटी ई या बड़ी ई, ये ध्यान रखेंगे। अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो अतः अ, ए एवं ओ वर्णों को क्या कहा जाता है? गुण वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया है आपका? सूर्योदय दिया है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय होता है, सूर्य धन उदय होता है सूर्योदय का संधि विच्छेद। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? सूर्य, यहाँ पर अ हो जाएगा। सूर्य अ आ रहा ना, अ का उच्चारण, तो अ धन यहाँ पे ऊ है, तो अ धन ऊ का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो देखिए, सूर्य यहाँ पे ओ लगा देंगे तो सूर्योदय हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से गुण संधि होती है, ये ध्यान रखिए। अ और ऊ का यहाँ पे क्या हो गया? ओ हो गया है। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य छांटना है। तो शुद्ध वाक्य छांटना तो काफ़ी इजी होता है, आप कर लेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुझे कपड़े पहनने हैं। इसमें तो समझाने की ज़रूरत होती नहीं है, शुद्ध वाक्य छांटने आपको आते ही हैं। अगला देखिए, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रलोभन देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। देखिए, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन है भी कह सकते हैं, पुरुष लगाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं ऐसे, तो अनावश्यक शब्द है पुरुष। ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको करना है ये सॉल्व। अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला जी ने इसका सृजन क्रमशः 23 अक्टूबर 1936 ईस्वी को पूर्ण किया था। 23 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इसका सृजन पूर्ण किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और देखिए, यह कविता
312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। इसमें स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं हिंदी साहित्य में? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने क वर्ग, प वर्ग हर तरीके के व्यंजन बताए थे लास्ट सीरीज में। जो लोग हमारी सीरीज को डेली फॉलो करते हैं तो उनको समझ में आ गया होगा कि प वर्ग का व्यंजन कौन नहीं है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं मैंने बताया था लास्ट की सीरीज में। तो प वर्ग के व्यंजन, प वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं? 5 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो देखिए प वर्ग में कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म 5 व्यंजन आते हैं। प, फ, ब, भ और म। तो इनमें से कौन सा नहीं आएगा? कौन सा नहीं आएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, य जो है ये प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है। सभी वर्ग के व्यंजन मैंने आपको बता दिए थे लास्ट सीरीज में। जो लोग सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप डेली फॉलो कीजिए इस सीरीज़ को। जब भी ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है तो कोशिश कीजिए इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगला देखिए, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? एक होता है आपका श, त्र, ज्ञ और श्र। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो इनमें से कौन सा नहीं है? घ नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये सीरीज़ 4 बजे प्रोवाइड कराई जाती है तो अल्टरनेट डेज पे आप देख सकते हैं इस सीरीज़ को। अगला देखिएगा, लक्षणा है। देखिए लक्षणा क्या होती है? शब्द शक्ति होती है लक्षणा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हिंदी के रीतिकालीन आचार्य कौन थे? आचार्य चिंतामणि थे। आचार्य चिंतामणि थे। तो हिंदी के रीतिकाल आचार्य चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है, सुमझी परै सो अर्थ। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? जो सुन पड़े सो शब्द है, सुमझी परै सो अर्थ। इसका मतलब है जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आए वह उसका अर्थ है। तो ये किसने लिखा है? ये हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है। ये ध्यान रखेंगे, जो सुन पड़े सो शब्द है, समझी परे सो अर्थ। अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आए वह अर्थ है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक। ये ध्यान रखेंगे, शब्द क्या होता है? बोधक यानी बोध कराने वाला, और अर्थ होता है बोध्य। अर्थ होता है बोध्य यानी जिसका बोध कराया जाए। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा क्या है? ये एक शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? देखिए प्रेमचंद का देहावसान हुआ वर्ष 1936 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इनका नाम क्या था प्रेमचंद का? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 31 जुलाई
1880 को इनका जन्म हुआ और इनका देहावसान कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान हो गया था। अगला देखिए, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तो जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है। आज की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा। और आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए? 20 क्वेश्चन रखे गए हैं इस सीरीज में, तो आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखिए सीरीज़ नहीं आती है तो आप सभी लोग मैसेज करते हैं, वहाँ पे कमेंट करते हैं कि सीरीज़ नहीं आ रही है, तो आ रही है तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस सीरीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलती है तो कोशिश करेंगे कि डेली ये सीरीज़ प्रोवाइड करा दी जाए आपको। तो देखिए, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, सही शब्द छांटना है इसमें से। अनिष्ट जो है इसमें सही शब्द कौन सा हो जाएगा? अनिष्ट। ऑप्शन बी, ये वाला अनिष्ट करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची शब्द बताना है इनमें से, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नवनीत। मक्खन का पर्यायवाची होता है नवनीत। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो आपके सामने 4 चिन्ह दिए हुए हैं, इनमें से आपको अर्ध विराम चिन्ह बताना है। कौन सा है इनमें से अर्ध विराम चिन्ह? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये है आपका अर्ध विराम चिन्ह। ये क्या, कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए में ये है आपका अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह है, इसको आप कॉमा भी कहते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी में कौन सा चिन्ह है? ये है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, या इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। और ऑप्शन सी में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये तो हर क्वेश्चन के पीछे लगा होता है, आप सभी को पता है, तो ये चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं। तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि जो है ये देवनागरी है। ये ध्यान रखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत? 343, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी, और लिपि है देवनागरी। देखिए, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। भारत की सभी लिपियां किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था ब्राह्मी लिपि का प्रयोग? वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। देखिए, नागरी लिपि का प्रयोग, नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं 9वीं सदी के आरंभ से हुआ। नागरी जो आपकी लिपि है, नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं 9वीं सदी से आरंभ हुआ। ये ध्यान रखेंगे, 8वीं 9वीं सदी से ये आरंभ हुआ नागरी लिपि का प्रयोग। और देखिए, 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी में उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ था। 10वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी, कौन सी? नागरी लिपि से उत्तरी भारत में अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं। नागरी लिपि की कितनी शाखाएं मिलती हैं? 2 मिलती हैं शाखाएं नागरी लिपि की, ये ध्यान में रखना है आपको। कौन कौन सी? एक है पश्चिमी, दूसरी है पूर्वी। पश्चिमी व पूर्वी, ये ध्यान रखिए, 2 शाखाएं मिलती हैं नागरी लिपि की। पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। पश्चिमी शाखा की सर्व प्रमुख लिपि है देवनागरी लिपि। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए, आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। देखिए, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये सीरीज़ आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।